हाय, वेलकम बैक। तो स्टील का एक वीडियो और आएगा, इसके बाद में स्टील कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने स्टील के सॉल्यूशंस की ये सीरीज देखी है तो इसके बारे में जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर इससे हेल्प मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ सजेशंस है आपको इस वीडियो सीरीज के रिगार्डिंग, तो कमेंट करके नीचे अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। क्वेश्चन 226 में पूछा है कि एक बोल्ट होल है, उसका डायमीटर है, वो नॉमिनल डायमीटर जो बोल्ट का होता है उससे कितना एक्स्ट्रा लेते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो कोड में इसके रिगार्डिंग गिवन है वो ये है, पेज नंबर 1110 जो स्टील का कोड है IS 800-2007, पेज नंबर 1110 पे 7.2.2.1 पे ये इस क्लॉज में यहाँ पे गिवन है कि होल्स जो है अगर वो 25 के लेस है, अगर उनका डाया 25 से लेस है तो 1.5 mm एक्स्ट्रा लेंगे, और अगर वो 25 से ग्रेटर है तो उस केस में 2 mm एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऐसे यूनिफॉर्म नहीं है कि सारे डिफरेंट डायमीटर्स के लिए सेम है। ये 25 है, ये बाउंड्री है, अगर इससे ग्रेटर है तो 2 mm एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। इसके अलावा एक बीसी पुणे में भी गिवन है, वो सिर्फ ब्लैक बोल्ट के लिए गिवन है कि ब्लैक बोल्ट के केस में जो डाया लेते हैं होल का, वो जो बोल्ट का डाया होता है उससे 1.5 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 1.6 mm दे रखे, कोड के अकॉर्डिंग देखें तो ये सारे ही सही नहीं है। अगर एक स्पेशल केस में 25 mm से कम है अगर डाया तो उस केस में 1.5 mm हो सकता है। आंसर की में आंसर गिवन है वो 1.6 mm है। मे बी ये पुराने जो कोड वगैरह उनसे लिया गया हो और अभी इंफॉर्मेशन ऑब्सोलेट हो चुकी हो आई थिंक, तो इसलिए डिफरेंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227। यहाँ पे एक फिगर गिवन है और पूछा है कि अगर इस जॉइंट में हमें रिवेट की स्ट्रेंथ निकालनी है तो कौन कौन से केसेस में हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो एक तो बीरिंग में हम रिवेट्स की स्ट्रेंथ हमेशा चेक करते हैं, उसके साथ में शेयरिंग में चेक की जाती है। शेयर में हो सकता है ये सिंगल शेयर का केस भी हो, डबल शेयर का केस भी हो। ये डिपेंड करता है कि टोटल जो रिवेट के क्रॉस सेक्शन पे जो टोटल शेयर फोर्स आ रहा है रिवेट के लिए, वो कितने क्रॉस सेक्शन रेजिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये शेयर फोर्स है, ये रेजिस्ट कर रहा है ये वाला क्रॉस सेक्शन और ये वाला क्रॉस सेक्शन। अगर इसको हमें ब्रेक करना है तो ये दोनों जगह से ब्रेक होगा, दोनों जगह इक्वल जो लोड है वो ट्रांसफर हो रहा है, जो टोटल शेयर फोर्स है वो। तो ये है डबल शेयर का केस, तो यहाँ पे फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डबल शेयर एंड बीयरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 228। 228 में अगेन पिछले क्वेश्चन के जैसे ही फिगर गिवन है और पूछा है कि कौन से केसेस के लिए हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो एक तो बीयरिंग होगा इसमें भी, दूसरा शेयर है तो शेयर इसमें सिंगल शेयर होगा, क्योंकि सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन है, यही सारा का सारा शेयर फोर्स रेजिस्ट कर रहा है जो रिवेट पे आ रहा है, इसलिए ये केस हो जाएगा सिंगल शेयर एंड बीयरिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229। यहाँ पे एक फिगर गिवन है ये, और ये केस है डबल कवर बट जॉइंट का, और पूछा है कि यहाँ पे रिवेट जो होगा वो किस किस के लिए चेक करेंगे। तो बेसिकली ये पूछा है कि रिवेटेड जो जॉइंट है उस जॉइंट की स्ट्रेंथ हम कौन कौन से केसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम टीयरिंग ऑफ फ्लेट भी पॉसिबल है तो इसके लिए भी चेक करेंगे, प्लस रिवेट्स का बीयरिंग, और डबल कवर बट जॉइंट है तो डबल शीयरिंग में यहाँ पे रिवेट्स होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इन डिफरेंट केसेस में कैसे फेलियर होगा तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हो। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप से ये डिफरेंट टाइप के फेलियर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 230। क्वेश्चन 230 में ये फिगर गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये रिवेट्स का जो सेंट्रोइड है उससे पास नहीं हो रहा है, इट मींस ये असेंट्रिक कनेक्शन है। असेंट्रिक कनेक्शन के केस में दो टाइप के फोर्सेज आते हैं, एक तो डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स आता है और उसके साथ में बेंडिंग के कारण भी फोर्सेज आते हैं। तो जिस भी रिवेट में मैक्सिमम फोर्सेज होंगे ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेसेस होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स जो आएगा उसका फॉर्मूला होगा P अपॉन एन। अगर एन नंबर ऑफ रिवेट है और सारे रिवेट्स का एरिया सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230। यहाँ पे कोई रिवेटेड जॉइंट
गिवन है जो कि असेंट्रिकली लोडेड है। असेंट्रिकली लोडेड का मतलब ये है कि जो लोड एक्ट कर रहा है वो रिवेटेड जॉइंट की सीजी पे ना एक्ट करके सीजी से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। और पूछा है कि कौन सा रिवेट होगा जिसमें स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे इस लोड के कारण दो टाइप के फोर्सेज आएंगे रिवेट्स में। एक आएगा डायरेक्ट फोर्स जो कि ये लोड लग रहा है डाउनवर्ड, इसलिए हर एक रिवेट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक डायरेक्ट फोर्स आएगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि सारे रिवेट्स का एरिया है वो सेम है, रिवेट होल एरिया, तो वो फोर्स होगा वो सारे रिवेट्स में सेम होगा। प्लस इसके साथ में यहाँ पे एक टॉर्जनल मोमेंट लग रहा है। इस टॉर्जनल मोमेंट के कारण यहाँ पे एक ट्विस्टिंग का फोर्स आएगा, टॉर्जनल मोमेंट के कारण फोर्स आएगा, और उसकी डायरेक्शन होगी वो तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। एक बार मैं डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन मार्क करती हूँ पहले। ये डायरेक्ट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन मैंने हर एक रिवेट के लिए शो की है, प्लस जो सीजी है रिवेटेड कनेक्शन का उसको हर एक रिवेट से कनेक्ट किया है। जब हम टॉर्जनल मोमेंट के कारण जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। एक तो सीजी से कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसके वो परपेंडिकुलर होगा। दूसरा ये कि जो टॉर्जनल मोमेंट आ रहा है इसके कारण ये आ रहा है क्लॉकवाइज। हर एक रिवेट पे जो ट्विस्टिंग का फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि सीजी के अबाउट रिवेटेड जॉइंट को टॉर्जनल मोमेंट दे रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि इसके लिए हम ट्विस्टिंग में मोमेंट के कारण जो फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन निकालें तो वो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन, जो ये एरो शो किया मैंने एरो यहाँ पे। दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, प्लस ये रिवेटेड जॉइंट है, इसका ये फोर्स मोमेंट करवा रहा है वो करवा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसी टाइप से सारे रिवेट्स के लिए हम फोर्स की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वाले रिवेट के लिए जब ट्विस्टिंग वाले फोर्स की डायरेक्शन मार्क कर रहे हैं तो दो यहाँ पे पॉसिबल है। एक तो इससे 90 डिग्री पे होना है सीजी से कनेक्ट होने वाली लाइन पे, तो या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री। अब इस डायरेक्शन के अलोंग देखें तो ये रिवेटेड जॉइंट को इस सीजी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन नहीं होगी, हमें क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए क्योंकि 500 केजी का जो फोर्स है वो भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। इसी तरह मैं सबकी डायरेक्शन मार्क कर रही हूँ। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फोर्स कैलकुलेट करने का वो ये होता है कि एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस भी रिवेट के लिए हमें डायरेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है हम एफ डी को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पे सारे रिवेट्स का एरिया सेम है और मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, एरिया डिफरेंट नहीं गिवन होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, तो ये एफ डी बाई 6 हो जाएगा। सारे रिवेट्स में यूनिफॉर्मली इक्वल फोर्स जा रहा है, डायरेक्ट वाला फोर्स। ट्विस्टिंग वाला फोर्स का फॉर्मूला होगा ये m डॉट r अपॉन सिग्मा आर आई स्क्वायर। आर आई यहाँ पे है वो जिस रिवेट के लिए हम ट्विस्टिंग वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्विस्टिंग के कारण टॉर्जनल मोमेंट के कारण जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी सीजी से डिस्टेंस, ये सीजी वाला ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की इसके रिवेट के सेंटर से डिस्टेंस, जैसे इस वाले रिवेट के लिए निकालना है तो ये आर आई हो जाएगा। सिग्मा आर आई है वो सारे आर आई के स्क्वायर का समेशन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स तो सब में इक्वल होगा, एफ टी आई होगा वो आर आई के प्रोपोर्शनल होगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आर आई जिसके लिए ज्यादा होगा, सीजी से जो फार लोकेटेड रिवेट होगा उसके लिए टॉर्जनल वाले मोमेंट के कारण जो फोर्स आ रहा है वो ज्यादा होगा। तो एक तो आर पे डिपेंड करेगा कि इसमें से फोर्स सबसे ज्यादा आ रहा है वो। दूसरा यहाँ पे ये फोर्स जो आ रहे हैं ये वेक्टर्स होते हैं फोर्स, और ये एक्ट कर रहे हैं एक एंगल थीटा पे। तो इस केस में हम रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है ये होता है दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। थीटा यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ये डायरेक्शन हमने इसलिए मार्क की थी कि हमें थीटा पता चल जाए। अब दो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आर पे और एक थीटा पे। आर जिसके लिए मैक्सिमम होना चाहिए और थीटा जिसके लिए मिनिमम होगा उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, मतलब उस रिवेट पे फोर्स मैक्सिमम होगा।
या हम कह सकते हैं उस रिवेट में स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, क्योंकि एरिया सबका सेम है। थीटा यहाँ पे मार्क करें, तो थीटा जो होगा वो इस टाइप से होगा। ध्यान रहे हमको एफ डी आई और एफ टी आई के बीच का एंगल को मार्क करना, शो करना है यहाँ पे। तो यहाँ 2 और 5 के लिए तो आर की वैल्यू कम होगी, बाकी बचे हुए रिवेट्स हैं 1, 4, 3 और 6, इन सब के लिए आर की वैल्यू सेम है। तो आर वाला तो पॉइंट के हिसाब से ये 4 रिवेट्स आ गए हमारे। इन 4 में से हमें चूज करना है कि मैक्सिमम फोर्स किस में होगा, तो वो डिपेंड करेगा थीटा पे। अब थीटा आप देख रहे हैं, इसमें है थीटा ये, इसमें 90 से ज्यादा है, इस वाले में भी 90 से ज्यादा है, इस वाले में थीटा है वो काफी कम है। यहाँ कोस थीटा आ रहा है, इसलिए थीटा जितना कम होगा कोस थीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये 4 नंबर वाला रिवेट और 6 नंबर वाला रिवेट, ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे और दोनों में थीटा की वैल्यू भी सेम है, इसलिए यहाँ इन दोनों में जो फोर्स, जो स्ट्रेस आएगा, जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर इसको थोड़ा सा समराइज करें तो आर कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा के लिए डायरेक्शन मार्क करनी पड़ेगी और आर मैक्सिमम होना चाहिए, थीटा मिनिमम होना चाहिए, वो रिवेट होगा, वो मैक्सिमम स्ट्रेस रिवेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231। यहाँ पे एक फिलेट वेल्ड का केस गिवन है और पूछा है कि सेफ लोड जो होगा जब इस जॉइंट के लिए, वेल्डेड जॉइंट के लिए, वो कितना होगा। और यहाँ पे करेक्शन है, ये जो वैल्यू गिवन है कि शियर स्ट्रेसेज एक्सीड नहीं होने चाहिए 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो ये 1000 होगा, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो साइज ऑफ वेल्ड है वो 8 mm है। सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1110 प्लस 80 प्लस 1110, तो टोटल हो गया 300 mm। सेंटीमीटर में लिखे तो 30 सेंटीमीटर हो गया। साइज ऑफ वेल्ड है वो 8 mm है, तो थ्रोट थिकनेस जो होगी वो होगी 8/√2, या फिर हम इसको 8 इंटू एग्जैक्टली 0.707 होता है, बट अप्रोक्सीमेटली हम इसको 0.7 लेके चलते हैं, तो 8 इंटू 0.7, तो ये होगी थ्रोट थिकनेस। अब हम वेल्डिंग का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाइंग करेंगे परमिसेबल स्ट्रेसेस से, तो परमिसेबल स्ट्रेसेस है 1000 इंटू एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस, 8 इंटू 0.7, 8 है वो mm में है, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16800 kg, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 232। 232 में यहाँ पे पूछा है कि जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी वेल्ड की यहाँ पे वो कितनी होगी। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड गिवन है 6 mm, और यहाँ पे एक टाई बार है 8 इंटू 8 mm की, जो कि कनेक्टेड है गजट प्लेट से, 8 mm की गजट प्लेट से। गजट प्लेट जो टाई मेंबर या गजट प्लेट है, इनमें परमिसिबल स्ट्रेसेज है वो 1500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और रिवेट में जो वेल्ड में जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो वैल्यू हम पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू लेंगे, वो होता है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो टाई मेंबर की स्ट्रेंथ है या जो भी मेंबर उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को इक्वेट करते हैं वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को, कि जितना लोड वो मेंबर ले पा रहा है उतना लोड वेल्डिंग वाला कनेक्शन भी ले पाए। तो इक्वेट करने के लिए हम लेंथ अज्यूम कर लेते हैं L। अगर लेंथ L है तो वेल्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी 6 है, वो यहाँ पे वेल्डिंग की साइज है फिलेट वेल्ड की, तो 6 इंटू 0.7, तो ये हो गया थ्रोट थिकनेस। इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ आ जाएगी। जो वेल्डेड जॉइंट है वो वेल्डिंग है वो इतने लोड ले सकता है। इसको इक्वेट कर देंगे मेंबर की स्ट्रेंथ से। मेंबर का एरिया है 80 इंटू 8 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से। तो यहां से अगर हम L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक तो जो स्ट्रेंथ है वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो इसको भी हम हर जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे 6 mm को, और यहाँ पे भी इसको 10 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसको जब सोल्व करेंगे तो जो लेंथ की वैल्यू आएगी वो आएगी 22.627। आंसर के में इसका आंसर ई गिवन है, तो ई तो ऑप्शन नहीं है,
बट काफी जगह ऐसी मिस्टेक भी इसने की है कि सी को इसने ई लिख दिया है। और वैसे भी यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो सबसे क्लोज है आंसर के वो ऑप्शन सी है। 22.627 के तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234। जो हमने पिछले क्वेश्चन में थ्योरी डिस्कस की है वही है। जो लोग सीधे इस क्वेश्चन पे आए हैं वो एक बार पिछले क्वेश्चन नंबर 233 का भी सॉल्यूशन देख लें। तो ये फॉर्मूले हमने वहां पे लिखे थे, यहाँ पे है वो फिलेट वेल्ड का केस है तो थिकनेस की जगह पे 2t आएगा क्योंकि यहाँ पे दो जगह वेल्डिंग हो रही है। ये वर्टिकल शेयर हो गया, ये बेंडिंग और टेंसाइल स्ट्रेसेस हो गई। पिछले क्वेश्चन में सीधा हमें बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस की परमिसिबल वैल्यू गिवन थी तो हमने उससे कैलकुलेट किया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस केस में हमें टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। ये जो शेयर वाला है और ये जो बेंडिंग वाला है, इनका रिजल्टेंट स्ट्रेस हो जाएगा एफ एस स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर का रूट। ये एक्सीड नहीं होना चाहिए जो अलाउेबल वैल्यू होती है परमिसिबल स्ट्रेसेस की शेयर में। इस बुक में पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं वहां पे इसने वो वैल्यू ली है, वो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। अभी रिसेंटली जो कोड के अकॉर्डिंग जो यूज होता है वो 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसको अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 1100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बट इसने जो वैल्यू आंसर सारे निकाले हैं वैल्यूज ये ली है, तो हम भी यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे। तो इन दोनों को हमें स्क्वायर के रूट करके इक्वेट करना है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। थोड़ा सा अगर हम यूनिट्स को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे mm में सारी थिकनेस जो है, डी टी वगैरह को हम mm में रख लेते हैं और इसको भी kg पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10 kg पर mm स्क्वायर। तो ये 10 के इक्वेट कर देते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब हमें कन्वर्ट नहीं करना है mm को सेंटीमीटर में। तो बाकी सब कुछ हमें पता है, t अननोन है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम t निकाल लेंगे। लोड है वो 7200 है, एसेंट्रिसिटी है वो 160 mm है, जो डेप्थ ऑफ वेल्ड है वो 240 है, ये वाली जो डेप्थ है ये 240 है। तो हमने जस्ट सारी वैल्यूज पुट कर दी है। इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आएगा 15/t और नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 60/t। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 15/t का स्क्वायर प्लस 16/t का स्क्वायर, इसका रूट, ये 10 से कम होना चाहिए या 10 के इक्वल होना चाहिए। 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर अलाउबल वेल्डिंग में शीयर के स्ट्रेसेस है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देती हूँ ताकि रूट हट जाएगा। 3825 t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको सोल्व करके जब हम t की वैल्यू निकालेंगे थ्रोट थिकनेस तो वो होगा 6.185। ये आया है थ्रोट थिकनेस। साइज ऑफ वेल्ड और थ्रोट थिकनेस में क्या रिलेशन होता है? थ्रोट थिकनेस होता है साइज ऑफ वेल्ड का बाई √2। तो साइज ऑफ वेल्ड हो जाएगा थ्रोट थिकनेस दिस मल्टीप्लाई बाई √2। तो √2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8.746। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 9 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 में एक एंगल सेक्शन गिवन है। एक तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई में है। एंगल सेक्शन गिवन है 125 × 75 × 10। 125 है वो लॉन्गर वाली लेग है, 75 शॉर्ट वाली लेग है और 10 mm है वो थिकनेस है। इसको एज ए डाई मेंबर हम यूज कर रहे हैं और कनेक्टेड है वो लॉन्गर लेग कनेक्टेड है। रिवेट्स जो यूज किए हैं वो 27 mm डाया के रिवेट्स यूज किए हैं और हमसे यहाँ पे पूछा है कि जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। तो टेंशन मेंबर में अगर सिंगल एंगल सेक्शन है वो कनेक्टेड है तो उस केस में फॉर्मूला होता है A नेट निकालना, A1 + KA2। A1 यहाँ पे कनेक्टेड वाली लेग का एरिया और A2 है वो आउटस्टैंडिंग वाली लेग का एरिया है। और K की वैल्यू होगी, सिंगल एंगल सेक्शन एक लेग से कनेक्टेड है तो 3A1/3A1 + A2। यहाँ पे A1 और A2 है वो नेट एरिया होंगे क्योंकि जो कनेक्टेड वाली लेग है उसमें एक रिवेट भी लगा हुआ है तो रिवेट होल का वो एरिया है वो हम माइनस करेंगे इसके एरिया में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे 75 ये है, 125 ये है, तो ये वाला जो एरिया है ये दोनों में ही आ रहा है। अगर हम A1 को अगर हम 125 × 10 करके निकालें और इसको 75 × 10 करके निकालेंगे तो एक कॉमन एरिया है, ये दोनों में काउंट हो रहा है। तो
टेंशन मेंबर में इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर देते हैं। आधा इधर इस लेग के साथ में आएगा और बचा हुआ आधा है वो इस लेग के साथ में आएगा। तो 75 टोटल लेंथ है, इसमें से ये जो थिकनेस है इसका हाफ करेंगे, क्योंकि आधी थिकनेस हम इसके साथ में लेंगे और आधी थिकनेस इसके साथ में लेंगे। तो A2 जो होगा वो निकालने के लिए हम 75 माइनस 5 करेंगे, तो ये टोटल लेंथ होगी इनटू थिकनेस है वो 10 है, तो 700 हो गया। ऐसे ही A1 निकालेंगे, तो A1 में टोटल है वो 125 है, तो 125 में 5 तो माइनस कर दिया हमने, T का हाफ, क्योंकि इस वाले पोर्शन का हमें आधा इधर काउंट करना है, मतलब इसके सेंटर तक हमें डिस्टेंस लेना है। तो 125 माइनस 5 माइनस यहाँ पे 27 mm का डाया का रिवेट यूज कर रहे हैं, 25 mm से ग्रेटर डाया का अगर रिवेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे 2 mm से हम इंक्रीज करते हैं। ये जो एरिया है ये रिवेट का सॉरी जो डायमीटर है वो रिवेट का डायमीटर गिवन है, और होल का जो डायमीटर होगा उससे 2 mm ग्रेटर होगा। तो ये यहाँ पे -29 किया और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो इस तरीके से A1 और A2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि लॉन्गर लेग कनेक्टेड है, तो A1 की जगह पे लॉन्गर लेग का एरिया आ जाएगा। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 910 आ गया, A2 700 आ गया, K की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे A नेट आया वो आया 1467 mm स्क्वायर, हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया 14.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट निकालने के लिए अलाउेबल स्ट्रेसेस को हमें A नेट एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट के लिए जो अलाउेबल स्ट्रेसेस हैं यहाँ पे जो है टेंशन मेंबर है, और टेंशन के केस में जो टाई मेंबर्स होते हैं उनके लिए अलाउेबल स्ट्रेसेस होते हैं 0.6 FY, FY होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो केजी में 2500 हो गया। इसको फिर हमने A नेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये केजी में यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है वो आ जाएगा 22,714 केजी। बट ऑप्शंस में यहाँ पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टेक है एक आंसर में। ऑप्शन यहाँ पे है ये 26,000 के 4 ऑप्शन है और एक 27,000, जबकि आंसर हमारा ये आ रहा है। आई थिंक मे बी डेटा गिवन इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, या फिर जो रिवेट का यहाँ पे इसने देना था ये इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, बट प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। अगर सेम ये क्वेश्चन वाला डेटा है तो फिर आंसर ये आएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 236। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236। यहाँ पे पूछा है कि कोई थिन सिलेंडर है जिसमें इंटरनल प्रेशर है कुछ, फॉर एग्जांपल लिक्विड आपने अंदर फिल किया हुआ है, तो इस केस में कौन से स्ट्रेसेस आएंगे सिलेंडर की वॉल पे, तो ये सोम में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इस टाइप के केसेस में टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं हूप टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल। और वैसे कॉमन सेंस से भी ये चीज पता है कि अगर अंदर फ्लूइड भरा है तो सिलेंडर में कंप्रेशन तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंप्रेशन आ रहा है मतलब सिलेंडर अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो फ्लूइड के प्रेशर के कारण आउटवर्ड प्रेशर लगेगा उस पर, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जाएंगे। और हुप टेंशन होता है जिसको सर्कमफ्रेंशियल टेंशन या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस भी बोला जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस होते हैं जिसको एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस लेंथ के अलोंग एक्ट करते हैं, जैसे कि ये वाले स्ट्रेसेस हैं ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हैं, और जो हुप स्ट्रेस है वो सर्कमफ्रेंस के अलोंग एक्ट करता है। तो जो सिग्मा एच से यहाँ पे शो किया हुआ है ये हुप स्ट्रेसेस है। अगर ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के कारण इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर स्प्लिट होना चाहिएगा कि यहाँ से जैसे ये स्प्लिट हो गया, ये दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए। हुप स्ट्रेसेस की वजह से हुप स्ट्रेस लग रहे हैं सर्कमफ्रेंस के अलोंग, तो ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट स्प्लिट होगा, लेंथ के अलोंग आधा अलग चला गया, आधा है वो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण अलग चला गया, तो ये होगा हुप वाले जो स्ट्रेसेस हैं उनके कारण। तो ये दो टाइप के स्ट्रेसेस यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन उनमें यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 237। तो अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने हुप टेंशन या हुप स्ट्रेसेज और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज को डिस्कस किया, उनके फॉर्मूले भी आपने याद रखने हैं।
और इनके फॉर्मूले होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होता है PD/40। P यहाँ पे जो अंदर प्रेशर है सिलेंडर के, इंटरनल प्रेशर जो है वो है, D है वो सिलेंडर का डायमीटर है, T है वो सिलेंडर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की जो थिकनेस है सिलेंडर की वो थिकनेस है, और PD/2T है ये हुप स्ट्रेस है जिसको हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 8 सेमी वाटर की एक मेन है पाइपलाइन है, तो वाटर की पाइपलाइन है तो एज ए सिलेंडर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो प्रेशर है इसमें P जो है वो 10 है, 80 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो D की वैल्यू हो जाएगी 80। मिनिमम थिकनेस हमसे पूछी है और बोला है कि जो स्ट्रेसेस है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 200 kg/cm²। से अब यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रेसेज आ रहे हैं, बट हमें सेफ रखना है तो हम ग्रेटर वाला जो स्ट्रेस है उसको 200 के इक्वेट करेंगे, तो लेसर वाला तो अपने आप सेफ हो जाएगा। ग्रेटर वाला स्ट्रेस है ये, तो यहाँ पे PD/2T जो है इसको हम इक्वेट करेंगे 200 के, तो P जो है वो गिवन है 10, T हमें निकालना है यहाँ पे, तो T आ जाएगा P 10 × 80 डिवाइडेड बाई 200 × 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर जो कि गिवन है ऑप्शन सी में, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 238। 238 में एक तो करेक्शन है, ये 50 kg/cm² नहीं है, ये 500 kg/cm² है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे स्फेरिकल विसल है, पिछले क्वेश्चन में था वो सिलेंड्रिकल शेप था, उसके फॉर्मूले अलग होते हैं, स्फेरिकल जो फॉर्मूला जो विसल होता है जो उसके फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। आप इनका डेरिवेशन चाहो तो आपको सोम की बुक में जो थिन सिलेंडर वाला चैप्टर है, थिन सिलेंडर का एक चैप्टर सोम में गिवन है उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस नहीं होगी, जो भी होगी सर्कमफ्रेंस के अलोंग होंगे क्योंकि ये स्फेरिकल है, तो वो स्ट्रेसेस जो होंगे वो होगा PD/40। डायमीटर भी यहाँ पे हमें गिवन है 1.5 मीटर, थिकनेस जो T गिवन है वो है 1.5 सेंटीमीटर, और जो अलाउेबल स्ट्रेसेज है वो है 500। पूछा है कि सेफ वर्किंग प्रेशर है वो क्या होगा, तो बस हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है 500। P हमें कैलकुलेट करना है, T मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.5, तो यहाँ पे P की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, तो P आ जाएगा 5 × 4, तो ये आ जाएगा 20 kg/cm², जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन सी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 239। यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है और पूछा है कि m की वैल्यू क्या होगी, तो ये फॉर्मूला जो है ये कंप्रेशन मेंबर्स के लिए फॉर्मूला है परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए, बट ये फॉर्मूला अब नहीं यूज होता है। पुराना जो 1962 का जो कोड का वर्जन था उसमें इस फॉर्मूले को यूज किया गया था, और m की इसकी जो वैल्यू थी वो 1.68 थी, तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के जो कोड में है वो ये फॉर्मूला नहीं यूज होता, और m की वैल्यू 1.68 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 240। क्वेश्चन 240 में पूछा है कि शेप फैक्टर जो सर्कुलर सेक्शन के लिए होगा वो कितना होगा, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, 1.7 हम होता है अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली इसने यहाँ पे पूछ लिया तो ये 1.697 है, इसको राउंड ऑफ करके बुक्स में जो गिवन होता है 1.7 होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लास्टिक एनालिसिस काफी अच्छा टॉपिक है, आगे अगर अच्छे क्वेश्चंस आए कुछ तो हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, अदरवाइज आप दूसरी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ईजी है, बहुत ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, और स्कोरिंग अगर थोड़ा सा अच्छा कमांड है आपका तो इजीली आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो इस टॉपिक में। तो आज के लेक्चर वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।